गुड मॉर्निंग। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी आज हम पढ़ेंगे 16 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स इस घटना सूत्र के एडिशन में आज के। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है सर्विसेज एक्सपोर्ट कट इंडिया ट्रेड डेफिसिट बाय 9.4% इन Q1। तो सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है ना, उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, ये बोल रहा है। तो इंडिया का जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो 9.4% से कम हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। की हाइलाइट्स की बात की जाए तो टोटल एक्सपोर्ट्स Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में $210.3 बिलियन से बढ़े हैं, दैट इज 6% से बढ़े हैं। ठीक है, वैसे ही टोटल इम्पोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 230.6 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो दैट इज़ वो टोटल मिला के फिर नैरो डाउन हुए हैं 20.3 बिलियन के लिए। अब टॉप सर्विसेज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारे कौन कौन से ये देख लेते हैं हम। तो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स है सबसे पहला, फिर सेकंड है यूएई और फिर थर्ड है नीदरलैंड्स और फोर्थ है यूनाइटेड किंगडम। तो हमको तीन ही याद रखने बेसिकली, यूएसए, यूएई और नीदरलैंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं, देखो जिससे इसमें ना वर्ड यूज़ हुआ है डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट। तो अभी हम देखेंगे कि आगे ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, की फैक्ट्स में देखते हैं सबसे पहले। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्शन स्टेट्स दैट इंडिया इज़ ऑन ट्रैक टू बीट लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ 825 बिलियन। तो बोल रहा है कि इंडिया का रिकॉर्ड टूटने, मतलब इंडिया अपने आप का ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला है लास्ट ईयर का, और एक्सपोर्ट्स उसके बढ़ने वाले हैं। इंडिया का जो टॉप एक्सपोर्ट सेक्टर है वो आईटी सर्विसेज है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है और इंजीनियरिंग गुड्स है। ठीक है, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 में बनी थी और वो फॉर्मुलेट करते हैं ट्रेड के रूल्स को, रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट्स को और फ्री एंड फेयर ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब इसमें मैंने आपको बोला था कि मैं ट्रेड डेफिसिट बताऊंगी। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? तो बेसिकली ये क्या है ट्रेड डेफिसिट? हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं ना और हम जितना इम्पोर्ट करते हैं उनका माइनस, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, सेकेंड टॉपिक इज 97% अनटचेबिलिटी केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स, ऐसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट बोलती है। ठीक है, तो 2022 की एनुअल रिपोर्ट है, उसमें जो किस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जो अनटचेबिलिटी को बैन करता है ना। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ओवरसी करती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो उन्होंने बोला है कि जो 97% ऑफ द क्रिमिनल केसेस है रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, वो अभी इंडियन कोर्ट्स में पेंडिंग है। मतलब कितना पुअर परफॉर्मेंस है कोर्ट्स का, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो 2022 में केसेस कितने रजिस्टर हुए थे? 13 केसेस रजिस्टर हुए थे अक्रॉस स्टेट, लोअर देन 25 इन 2021 एंड 65 इन 2020। केसेस पेंडिंग विद पुलिस, तो पुलिस के पास 51 केसेस का बैकलॉग है। ये अपन को पॉइंट्स याद नहीं रखने, बस अपन को ये याद रखना है कि कितनी ज़्यादा रेट ऑफ कितना धीरे चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, फिर लो कन्विक्शन रेट है। ठीक है, अब लीगल प्रोविजंस आते हैं। तो आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी को बैन करता है इन एनी फॉर्म, इन प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 17। फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में बोलता है कि कोई भी सिटीजन, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी और रिस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब ये पांचों क्राइटेरिया भी किसी क्राइटेरिया के हिसाब से या क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर देखते हैं हम आर्टिकल 338। तो स्टैब्लिशेज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। जो 338 आर्टिकल है ना, वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एक कमीशन बनाती है जो सब चीज़ों को ओवरसी करती है। फिर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989, ये एडिशनल सेफगार्ड देता है दलित और आदिवासीज़ को। SC/ST एक्ट 1989। ठीक है, अब की फैक्ट्स में देखते हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, वो कलेक्ट करता है और मेंटेन करता है क्राइम के स्टैटिस्टिक्स को। फिर अनटचेबिलिटी प्रोन स्टेटस है ना, तो नो स्टेट और यूटी डिक्लेयर्ड सच जोन्स इन 2022 सबमिशंस। तो पहले क्या होता था? ये डिक्लेरेशन होता था अनटचेबिलिटी प्रोन स्टेटस, अब ये बंद हो गया है। फिर पुअर डेटा सबमिशन एंड हाई पेंडेंसी रेट्स है। और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 क्या चीज़ करता है? ये अभी जो मैंने बताया कि अनटचेबिलिटी को बैन करता है और उससे रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है उनके लिए पनिशमेंट देता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ GM मेज टू बिगिन एट पंजाब यूनिवर्सिटी दिस खरीफ सीजन। कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स, ठीक है, GM मेज के। तो द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी हैज़ अप्रूव्ड कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज। कन्फाइंड फील्ड ट्रायल्स क्या चीज़ के? मेज के। 2 टाइप के जो GM मेज है, हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट, एट पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना। कहाँ पे? पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना में। द ट्रायल्स आर सेट टू बिगिन इन द खरीफ सीजन ऑफ 2025। तो खरीफ सीजन जो 2025 का है उसमें स्टार्ट होने की बात हो रही है, विद द अप्रूवल फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट एंड बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंडक्टिंग द ट्रायल्स। तो कौन कंडक्ट कर रहा है? बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और मेज़ है, तो मेज़ है ध्यान रखना पंजाब, मतलब पंजाब की यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कर रही है।
अब की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो ट्रायल्स ऑन 2 वेराइटीज़। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट मेज़ हाइब्रिड्स हैं जो ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है। ग्लाइफोसेट एक्चुअली एक केमिकल है जो प्लांट्स को ख़राब करता है, मेज़ को ख़राब करता है, तो उसके लिए ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट बना रहे हैं। और एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट मेज़ हाइब्रिड्स जो लेपिडोप्टेरन पेस्ट, सॉरी ये बाय मिस्टेक में गलत बोल दी थी, उस पेस्ट के रजिस्टर के लिए प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब की फैक्ट्स में देखते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रेजल कमेटी है, ये एपिक्स बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, जो रिस्पॉन्सिबल है अप्रूवल फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर कमर्शियल यूज़, फील्ड ट्रायल्स और रिसर्च। GEAC BT कॉटन बस है इंडिया में जो अभी ओनली कमर्शियली अप्रूव्ड GM क्रॉप जो अभी तक हमारे यहाँ कमर्शियली कल्टिवेट हो रही है। फिर ग्लाइफोसेट क्या है, ये हर्बिसाइड से लिंक्ड है, लिंक टू हेल्थ एंड इकोलॉजिकल इश्यूज़। फिर इंसेक्टिसाइड एक्ट है 1968 का जो गवर्न करता है पेस्टिसाइड यूज़ एंड लेबलिंग। फिर बायोसेफ्टी रेगुलेशन है 1989 का जो नोटिफाई किया गया था कौन से एक्ट के अंदर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और वो इंश्योर करता है इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन सेफ्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रीलिम्स एसोसिएटेड, गवर्नमेंट डाटा शो फॉल इन विमेन एट वर्क इन रूरल अर्बन एरियाज। तो गवर्नमेंट ने एक डाटा रिलीज़ किया है PLFS का, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, उसके अकॉर्डिंग विमेन का जो विमेन जो पार्टिसिपेट करती है वर्क में वो कम हो गया। ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जून 2025 में वो रिमेन्ड अनचेंज्ड एट 5.6%। कितना? 5.6%, बट देयर वाज अ डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में डिक्लाइन हुआ है, जहाँ पे विमेन अक्रॉस दोनों, विमेन अर्बन और रूरल एरिया दोनों जगह पे कम हुई है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, अब देखो ये डेटा हमको याद नहीं रखना है, ये डेटा भी काम का नहीं है, सिर्फ ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा। अब की फैक्ट्स देखते हैं तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो पब्लिश करते हैं NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सर्वे करते हैं अंडर MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। फिर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पीपल आइदर वर्किंग और सीकिंग टू वर्क। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉयड हैं या नहीं है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं, और वो किस एज के होने चाहिए, वर्किंग एज पॉपुलेशन के होने चाहिए, मतलब 15+ होने चाहिए। फिर वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है कि जो एक्चुअल लोग काम कर रहे हैं, मींस द एक्चुअल वर्कर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग वर्किंग है वो देखना है। फिर जेंडर डिस्पैरिटी कैसे दिखाते हैं, विमेंस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एंड वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन का जब डिफरेंस देखते हैं तो उससे पता चलता है कि कितनी हमारे यहाँ जेंडर डिस्पैरिटी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिकवरी आफ्टर स्पेस जर्नी। तो शुभांशु शुक्ला जो स्पेस पे गए थे एक्सियम 4 मिशन में, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू रीच ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो अभी अर्थ पे वापस आ गए हैं 18 दिन स्पेस पे रह के। कितने दिन? 18 डेज, इंक्लूडिंग 13 डेज ऑन द ISS एज अ पार्ट ऑफ एक्सियम 4 मिशन। तो ISS में कितने दिन रहे हैं? 13 दिन, और टोटल स्पेस में 18 दिन। ठीक है, क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में थे ये। द रिटर्न इन्वॉल्व अ कंट्रोल्ड स्प्लैश डाउन इन द पैसिफिक ओशियन। तो ये कहाँ पे वापस आई है, जो कहाँ पे वापस आए, कौन सी जगह पे? तो पैसिफिक ओशियन में एक इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था, उधर आए हैं वापस। फिर उसके बाद की फैक्ट्स में देखते हैं तो एक्सियम 4 मिशन में ये गए थे, एक्सियम स्पेस 4th प्राइवेट क्रूड मिशन टू ISS। और किससे लॉन्च किया गया था? स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन ग्रेस से लॉन्च किया गया था जून 25, 2025 को। अब क्रू ड्रैगन की बात की जाए तो ये रीयूजेबल स्पेस कैप्सूल है डेवलप्ड बाय स्पेस एक्स फॉर क्रूड मिशंस। ठीक है, रीयूजेबल है। आई होप ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं प्रीलिम्स के, दैट इज़ वोंट अलाउ सेल ऑफ बायोस्टिमुलेंट्स विदाउट साइंटिफिक नॉड। तो ऐसा शिवराज सिंह चौहान ने बोला है जो अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। उन्होंने बोला है कि हम बायोस्टिमुलेंट्स की सेल अलाउ नहीं करेंगे बिना साइंटिफिक नॉट के। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनाउंस्ड द सेल ऑफ बायोस्टिमुलेंट्स विल नॉट बी अलाउड विदाउट साइंटिफिक अप्रूवल। ठीक है, अमिड राइजिंग फार्मर कंप्लेंट्स ओवर फेक नैनो फर्टिलाइजर्स। तो अभी किस रेफरेंस में आया है कि अभी बहुत ज़्यादा फेक नैनो फर्टिलाइजर्स और बायोस्टिमुलेंट्स बिक रहे हैं। तो ये उन्होंने किस चीज़ में बोला है? 15 डे की जो विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है उसके अंडर बोला है। ठीक है, अब की हाइलाइट्स देखते हैं कि बायोस्टिमुलेंट्स होते क्या है। ये सब्सटेंसेस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनते हैं और अप्लाई किए जाते हैं सीड, प्लांट्स और सॉइल को टू स्टिमुलेट नेचुरल ग्रोथ प्रोसेसेस। तो जो नेचुरल ग्रोथ प्रोसेसेस हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए होते हैं ये। ठीक है, स्टिमुलेंट से समझ आ रहा होगा ना।
फिर की फैक्ट्स की बात की जाए तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ये एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग, मैनेजिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च इन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च। फिर ये कब स्टैब्लिश हुई थी? स्टैब्लिश्ड इन 1929, फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंदर फंक्शन कर रही है। फिर विकसित कृषि संकल्प अभियान की बात की जाए तो ये 15 दिन का आउटरीच प्रोग्राम है टू गैदर ग्रास रूट इनपुट फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, ग्रास रूट इनपुट गैदर करने के रेफरेंस में होता है विकसित कृषि संकल्प अभियान। फिर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 की बात करें तो ये रेगुलेट करता है क्वालिटी ऑफ एग्री इनपुट्स लाइक बायोस्टिमुलेंट्स एंड नैनो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फिर नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो नैनो फर्टिलाइजर्स से आपको समझ आ रहा होगा, नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट कैरियर्स होते हैं डेवलप्ड यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी, और ये एनहांस करते हैं न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी, रिड्यूस करते हैं इनपुट कॉस्ट और मिनिमाइज करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बाय एनेबलिंग टारगेटेड एंड स्लो न्यूट्रिएंट रिलीज टू क्रॉप्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बिहार अप्रूव्स पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी 2025 बूस्टिंग ग्रीन एनर्जी। तो पता है आपको ये पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी एक बार अभी यूपीएससी में पूछ चुका है, मतलब पॉलिसी के रेफरेंस में नहीं बट व्हाट इज़ पम्प्ड स्टोरेज पूछ चुका है, किस रेफरेंस में। तो बिहार स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है पम्प स्टोरेज प्रमोशन पॉलिसी 2025 का, जो बूस्ट करेगा रिन्यूएबल एनर्जी को और एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। ये ध्यान रखना, एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, बिहार बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द ईस्टर्न इंडिया टू अप्रूव द पम्प स्टोरेज पॉलिसी। तो ईस्टर्न इंडिया में पहला स्टेट है जिसने अप्रूव किया ये पम्प स्टोरेज पॉलिसी को। अब की फैक्ट्स की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑन गवर्नमेंट व्हीकल्स। तो किसके रेफरेंस में है? ये किसने सपोर्ट किया है? वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है। और एक हमारा ग्रीन उससे रिलेटेड एक अमृत 2.0 चलता है, तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फ्लैगशिप स्कीम है, उसका सेकेंड फेज़ है जो अर्बन रिन्यूअल स्कीम है। ठीक है, वो फोकस करता है वाटर सप्लाई पे, सीवरेज पे, ग्रीन स्पेसेस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस पे। अमृत 2.0। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज 7832 करोड़ अप्रूव्ड फॉर वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट। तो 7,832 करोड़ अप्रूव किया गया है वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के लिए। ये अपने बजट में आया था, बिहार गवर्नमेंट के बजट में आया था। ठीक है, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना, बजट में आया था। फिर बिहार स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव किया है 7,832 करोड़ रुपीज़ वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के लिए। और ये देखो कोसी का आप एरिया देख लो, कोसी सबसे पहले ये बिहार के सौर ऑफ बिहार बोला जाता है। ठीक है, और कोसी यहाँ से किस में मतलब मर्ज किस में होती है? गंगा में मर्ज होती है। तो ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की। ठीक है, ध्यान रखना। की हाइलाइट्स देखते हैं, की फैक्ट्स देखते हैं अपन। तो कोसी रिवर को क्या अभी जो मैंने बोला सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। और रिवर किसके कॉन्फ्लुएंस से बनती है? तो तीन स्ट्रीम इसमें मिलती है, सुन कोसी, अरुण कोसी और तमुर कोसी। ठीक है, और इसका ओरिजिन है तिब्बत के पास। ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है बिटवीन चाइना, नेपाल एंड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रेसेस बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ आदि कवि सरला दास एंड प्रेजेंट्स कलिंग रत्न अवार्ड। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी आदि कवि सरला दास के एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन उन्होंने अटेंड की और कलिंग रत्न अवार्ड प्रेजेंट किया। ठीक है, तो ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी ने अटेंड की है ये सेलिब्रेशंस कटक में, ओडिशा एंड प्रेजेंटेड कलिंग रत्न अवार्ड। तो कलिंग रत्न अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? धर्मेंद्र प्रधान जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उनको दिया गया है कलिंग रत्न अवार्ड। और रिकॉग्निशन फॉर अनदर नोटेबल रिकॉग्निशन द सरला सम्मान। तो एक सरला सम्मान भी है। सरला सम्मान किसको दिया गया है? श्री विजया नायक को फॉर कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर। ये ध्यान रखिएगा दोनों, धर्मेंद्र प्रधान जी को मिला है कलिंग रत्न अवार्ड और विजया नायक को मिला है सरला सम्मान। कलिंग रत्न क्या है? कंट्रीब्यूशन के लिए मिलता है उड़िया लैंग्वेज में, लिटरेचर में और कल्चर में। अब सरला दास भी हमने पढ़ा ना कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो नोन एज आदि कवि, तो फर्स्ट पोइट बोलते हैं उनको उड़ीसा का, क्रेडिटेड विद कंपोजिंग ओडिया महाभारत। तो बेसिकली इन्होंने इंडियन लिटरेचर में बहुत अच्छा काम किया। फिर सरला साहित्य सांसद की बात की जाए तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग उड़िया लिटरेचर। तो उड़िया लिटरेचर को प्रमोट और प्रिजर्व करने में इन्होंने हेल्प किया। और होस्ट लिटरेरी प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ सरला दास बर्थ एनिवर्सरी। तो उनके एनुअल सेलिब्रेशंस के लिए ये गए थे और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। चलो तो हम मेंस में पढ़ेंगे द वर्क ऑफ डीकोलोनाइजेशन। तो क्या है, अभी ना रिसेंटली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, उसके रेफरेंस में ये आर्टिकल है।
तो पहले मैं इसका क्रक्स बता देती हूँ इस आर्टिकल का। तो इस आर्टिकल के में क्या है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, उसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है। हम उसमें पढ़ेंगे कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें कौन कौन से प्लेसेस है जिसको रिकॉग्निशन मिला है, और इनको प्रिजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं। बेसिकली ये शॉर्ट में है इस आर्टिकल में, ठीक है। तो ये किसका सिंबल है? रिकॉग्नाइजिंग इंडियन मॉन्यूमेंट्स ऑफ विक्ट्री एंड ग्लोरी, और ये इंडियन हीरोज़, विक्ट्रीज और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को इंपॉर्टेंस देता है। अब की हाइलाइट्स की बात की जाए तो मॉन्यूमेंट्स कलेक्टिव मेमोरी के जैसे कैसे काम करते हैं कि मॉन्यूमेंट्स आर द कलेक्टिव मेमोरी इट्स इन स्टोन, मतलब वो स्टोन के फॉर्म में अपने यहाँ प्रिजर्व्ड है ना, ठीक है। ये कॉलोनियल पीरियड मॉन्यूमेंट्स हैं। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस फोकस रिमेन्ड ऑन, तो क्या हुआ कॉलोनियल पीरियड नहीं है, इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वाले मॉन्यूमेंट्स है ना, वो मेनली कॉलोनियल पीरियड पे फोकस करते रहे, लेकिन अभी हम हैं वो थोड़ा जो हमारे रीजनल किंगडम्स थे, जो हमारे एंशियंट किंगडम्स थे, उन पे फोकस कर रहे हैं। फिर नेग्लेक्टेड इंडियन मॉन्यूमेंट्स ऑफ विक्ट्री एंड हीरोज़, तो बहुत सारी साइट्स है जो मराठा कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड है, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं। तो किंग शिवाजी हुज नेवल इंसिग्निया इंस्पायर्स टुडेज नेवी, तो हमारा प्रेजेंट डे है उसमें हम कैसे इंस्पायर हो रहे हैं उससे। फिर अफजल खान्स डेथ इन हिज एनकाउंटर विद शिवाजी नियर प्रतापगढ़, ये फेमस है। फिर एक उसके बाद ट्राइबल अपराइजिंग सच एज ताई खामती वॉर, तो नॉर्थ ईस्ट में ना ट्राइबल अपराइजिंग हुई थी ताई खामती वॉर के नाम से, तो वो अभी न्यूज़ में चल रही काफ़ी ज़्यादा। फिर सिस्टमेटिक इश्यूज़ क्या है मॉन्यूमेंट के रिकॉग्निशन में, तो जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है उन्होंने कंपाइल की है 3695 मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस की, बट उनमें से बहुत सारी की कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है, बट मैनी हैव नो रिकॉर्डेड हिस्ट्री। फिर ओवर 100 मॉन्यूमेंट्स हैं लाइक तो माइया की कब्र हैज़ नो हिस्टोरिकल नैरेटिव, तो बहुत सारी चीज़ों का कोई हिस्टोरिकल नैरेटिव भी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो अभी काम के नहीं, आपने 2-3 पढ़ लिए उतने बहुत है। फिर नेग्लेक्टेड रिवोल्यूशनरी साइट्स, तो ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशनरी साइट्स भी हैं जो साइट्स भी नेग्लेक्टेड है, जैसे काली पलटन आगरा में ये साइट है, वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। तो अब इसके लिए हमारे सजेशन क्या है कि हमको एक रीलुक करना चाहिए फंक्शनिंग और मैंडेट पे ऑफ अथॉरिटीज़ लाइक नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी एजेंसी, और वैसे ही हमको सिविलाइजेशनल, ट्राइबल और रिवोल्यूशनरी मॉन्यूमेंट्स जो नेग्लेक्ट हो गए उन पर ध्यान देना चाहिए। एनकरेज करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि वो प्रपोज कर सके साइट सिग्निफिकेंट टू रीजनल हिस्ट्रीज़, और लोकल हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट और कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है ये वाला आर्टिकल। तो देखो जो नेक्स्ट एडिटोरियल है उसमें हमको पढ़ना है द इशू विद क्रिमिनलाइजिंग ऑल एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स, तो एडोलेसेंट रिलेशनशिप को कैसे क्रिमिनलाइज करने का इशू चल रहा है वो बात करते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट रूलिंग दी है राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट वाले केस में, मैंने इसका क्रक्स लिखा है। तो बेसिकली हमको ना इसमें पढ़ना है पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ना है, इशूज़ विद इट पढ़ना है कि पॉक्सो एक्ट में क्या इशूज़ हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्ड में पढ़ना, और उसके लिए हम क्या सजेशंस दे सकते हैं ये देखना है, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंट वाले केस में पॉक्सो एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बोली है। तो पॉक्सो एक्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, ठीक है। तो उसमें रेस किया है क्वेश्चन अबाउट ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप, कि मतलब एक दूसरे की सहमति से जो होता है उस पर यदि आप ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन कर देते हो तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है उस पर बात की है। तो पॉक्सो एक्ट की रिजिडिटी क्या है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई भी सेक्सुअल एक्ट है विद अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स इज डीम्ड स्टैट्यूटरी रेप रिगार्डलेस ऑफ द कंसेंट। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर 18 साल से नीचे के साथ यदि आप कुछ भी सेक्सुअल एक्ट करते हो तो वो रेप माना जाता है एक्ट के हिसाब से, ठीक है। और उसमें ये नहीं ध्यान दिया जाता कि कंसेंट है या नहीं है। फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑन एडोलेसेंट एंड फैमिलीज़, तो इससे क्या होता है यदि क्रिमिनल केसेस लग जाते हैं तो उस पर इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है और वो पूरा लाइफ टाइम इम्पैक्ट करता है। फिर स्टडी है कि 23.3% ऑफ द पॉक्सो केसेस इन्वॉल्व कंसेंशुअल रिलेशनशिप, तो ये पता चलता है कि उसमें बहुत सारे तो कंसेंट से होते हैं, तो फिर क्या मतलब पनिशमेंट देने का। फिर जुडिशियल रिस्पॉन्सेज की बात की जाती है, तो वेरियस हाई कोर्ट्स हैव एक्नॉलेज दैट इन क्रिमिनलाइजिंग कंसेंशुअल सेक्स अमॉन्ग एडोलेसेंट कैन बी एक्सेसिव, तो ये बहुत बार एक्सेसिव हो जाता है। फिर काकासाई वाघमारे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का केस है, तो उसमें बोला है कि अनवारंटेड ट्रॉमा देता है ये एडोलेसेंट्स को, तो इसलिए हमको वन साइज फिट ऑल अप्रोच पे काम नहीं करना चाहिए। सीधे हम इसमें ये बाकी जो लिखा हुआ एक्सपर्ट के वो हमारे वो काम के नहीं है, हम सीधे वे फॉरवर्ड में आते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। हमको पॉक्सो एक्ट को अमेंड करना चाहिए जिससे अपन डिफ्रेंशिएट कर सके कंसेंशुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव एक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर गाइडलाइंस देना चाहिए और एडोलेसेंट की काउंसलिंग और सपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करना चाहिए और अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब अपन आज शाम को मिलेंगे, इससे रिलेवेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स के एज वेल एज मेंस के देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।